हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 6 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो उसका इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा आज, जहां पर जो है एक शॉर्ट में हम लोग जो है पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और बहुत ही ईजिली उसको समझाया जाएगा और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ली जाएंगी। ठीक है, फार्मूलेज लिए जाएंगे, उनकी कुछ कंडीशंस, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कंडीशंस, इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें बताई जाएंगी, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि आपका होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जिसका इम्पोर्टेंट चीज़ों को आज हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक जो है आने वाला है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, पहले बताएंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपकी जो है कंसंट्रेशन टर्म जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपको जो है मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, इस तरीके के टॉपिक आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। तो पहला जो है इसमें अगर फॉर्मूला ध्यान रखें तो क्या होगा, मास परसेंटेज। तो इनके फॉर्मूले आपको याद दिलाते हैं। फॉर्मूले क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो जिसका जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट का अगर हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास इनटू 100 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मास परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब अगला टर्म इसमें आता है वो है आपका मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस में लेंगे, हम लीटर में लेंगे। अगर हम वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या फिर और सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो ml में लेंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैपिटल एम है, और कैपिटल एम क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है मोलैरिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी डिक्रीजेज। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज मोलैरिटी कैपिटल एम डिक्रीजेज। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाय चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन में दो टर्म आपको दिमाग पे आ गए, मास परसेंटेज कंपोनेंट का और मोलैरिटी। ठीक है, इसके बाद में तीन टर्म और है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड
पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये दोनों जो है आप दिमाग पर रख लीजिएगा, इनसे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे का बताते हैं। अगला टर्म इसमें आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? इन kg। सॉल्वेंट का वेट लेंगे और वो भी हम किलोग्राम में लेंगे। तो मोल्स जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 11th में पढ़ चुके हैं, तो मोल्स निकालना इजी है। तो मोल्स निकाल लेंगे सॉल्यूट के, और कितने सॉल्वेंट में कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है उसका जो है उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको मोलैलिटी आ जाए। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड, नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो मोलैलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट का वेट अगर हम ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर 1000 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मोलैलिटी हो जाएगी। अब मोलैलिटी में एक चीज बताना भूल गए, मोलैलिटी की यूनिट भी याद रखिएगा, मोल पर लीटर, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ना, तो मोल्स पर लीटर होती है। और जो इसमें जो मोलैलिटी होती है ये मोल पर केजी होती है। तो यूनिट ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन और मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी, कभी कभी मोलैलिटी को कंसंट्रेशन में भी आ जाता है। कंसंट्रेशन कैसे कि कंसंट्रेशन अगर पूछ दिया जाता है तो मोल्स पर लीटर या ग्राम पर लीटर दोनों में पूछा जा सकता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर, तो कंसंट्रेशन दोनों टर्म यूज हो जाते हैं कंसंट्रेशन में। मोल्स पर लीटर भी यूनिट यूज हो जाती है और ग्राम पर लीटर भी, लेकिन मोलैलिटी में सिर्फ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसमें यूनिट उसकी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। अगर कभी कभी कंसंट्रेशन पूछा जाता है तो आपको वहां बताया जाएगा कि ग्राम पर लीटर में निकालना या मोल्स पर लीटर में, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर केजी, ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट रहेगा और टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अगर हम कंपोनेंट ले लें ऑफ कंपोनेंट अगर ए ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो अगर दो कंपोनेंट हैं तो मोल्स अगर हम Na अपॉन Na प्लस Nb, अगर दो कंपोनेंट हैं तो ये XA निकल आएगा, और XB इसी तरीके से निकल आएगा। XB कैसे निकलेगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और दोनों जो मोल फ्रैक्शन आते हैं वो हमेशा ही जो है उनकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है अगर बाइनरी मिक्सचर है या 2 से अधिक कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में है, तो हमेशा ही मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। अगर सिंगल सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका निकाल रहे तो वो उसका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन बाकी अगर कंपोनेंट्स उसमें ज़्यादा हैं तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। इसलिए क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट हैं तो XA प्लस XB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल्स अपॉन मोल्स,
ठीक है, मोल्स अपॉन मोल्स, तो मोल्स प्लस मोल्स, मोल्स से मोल्स कट जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये मोल फ्रैक्शन का जो है फॉर्मूला हो जाता है। मोल फ्रैक्शन जो है आपके 11th में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी आपके सॉल्यूशन चैप्टर में ये चीज़ें हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर एक का मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट दिया गया है, दूसरे का हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन आपका निकाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो अगला कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, रिवीजन में आपको जो है बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। अब आएगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट का अगर हम पार्ट्स पर मिलियन निकालें, जब सॉल्यूट हमारा कितना हो, बहुत ही कम अमाउंट में हो और सॉल्वेंट बहुत लार्ज अमाउंट में हो, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। 1 मिलियन सॉल्यूशन में 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स अगर हम लेते हैं, उसमें कंपोनेंट्स के सारे पार्ट्स लेते हैं, 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स लेते हैं और उसमें कितना सॉल्यूट के पार्ट्स जो है डिजॉल्व हैं वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर हम कोई कंपोनेंट ए ले रहे हैं, उसका पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं, तो क्या यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन total number of parts of all the total number of parts of all component, total number of parts of all component किसमें, into 10 to the power 6। मतलब यहां पर जो हम कंपोनेंट लेंगे उसमें हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं। हमको वॉल्यूम दिया जाएगा जिस कंपोनेंट का हम जो है पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं, तो उसका हमको वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर सॉल्यूशन। टोटल जो पार्ट्स जितने भी उसमें कंपोनेंट है उनके सारे पार्ट्स का जो वॉल्यूम होगा और 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर मास बाई मास लेते हैं तो यहाँ पर अगर मास बाई मास लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम में हम जो है निकाल लेंगे जो है सॉल्यूट का। अगर हमारे पास में सॉल्यूट है तो हम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट वेट बाई वेट अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इंटू 10 टू दी पावर 6 हम यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स में कितने पार्ट्स उस कंपोनेंट के जिसका हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पूरे फॉर्मूले आपको सब रिवाइज करवा देंगे और आप जो है अच्छे से इसको दिमाग पर रख लेंगे। एक बार वीडियो देखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन कवर हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कंसंट्रेशन। और इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो आते हैं सॉल्युबिलिटी टॉपिक आता है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसको आपने नोट कर लिया होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की एक डेफिनेट अमाउंट में, मान लीजिए हमने डेफिनेट अमाउंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया और उसमें हमने डिजॉल्व किया कोई सॉल्यूट, धीरे धीरे मिलाते गए, एक टाइम वो आएगा जब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, वही उस सॉल्यूट की पर्टिकुलर सॉल्वेंट के वेट में सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे 100 ग्राम सॉल्वेंट है और उसमें हमने सॉलिड मिलाते जा रहे हैं, लिक्विड हमने 100 ग्राम ले लिया और उसमें जो है मिलाते चले जा रहे हैं सॉलिड, धीरे धीरे मिलाते चले जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिजॉल्व होना उस लिक्विड में, या वाटर, जैसे हम सॉल्वेंट ले लें वाटर, तो उसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
substance dissolve in particular या definite amount like 100 ग्राम of solvent. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है जो भी है सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, वो जितना डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में वो अमाउंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. अब और सॉल्यूट को ऐड उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नहीं किया जा सकता, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी हमारी ये रहेगी. सॉल्युबिलिटी जब सॉलिड की लिक्विड में निकालते हैं तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, पहला पॉइंट ये दिमाग में रख लेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब इसमें आपको बदलाव नहीं करना है. पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट नहीं मिक्स होंगे. ठीक है, पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट मिक्स नहीं होंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होंगे. तो सॉल्यूट का नेचर कैसा हो और सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो? अगर पोलर है तो पोलर दोनों हो तो दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्वेंट में. अगर पोलर है दोनों के नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के. अगर नॉन पोलर है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा. अगर दोनों के नेचर कैसे हैं? सॉल्यूट का भी नेचर नॉन पोलर है और सॉल्वेंट का नेचर भी नॉन पोलर है, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे. तो इस फैक्टर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी हम ध्यान देंगे कि कैसा सॉल्यूट है और कैसा सॉल्वेंट है, सॉलिड कैसा है और हमारा लिक्विड कैसा है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, अगर दोनों के सेम नेचर है तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे. तीसरा हम ध्यान देंगे कि अगर हम फैक्टर ध्यान में रखेंगे टेम्परेचर क्या होगा? अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक प्रोसेस है अगर, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज when temperature increases. और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है डेल्टा एच लेस देन 0 तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी will decrease when temperature increases. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसी है. सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर मिला रहे हैं तो प्रोसेस कैसी आ रही है? वो उसमें हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होगी. और अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो ये तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में हम इस तरीके से टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट रहेगी. चौथा फैक्टर अगर हम ध्यान पे रखें, प्रेशर का कोई फैक्ट सॉलिड क्योंकि इनकंप्रेसिबल होता है, उसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से उसका नो इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर का नो इफेक्ट रहता है सॉल्युबिलिटी पे. नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid. ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी सॉलिड की सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबिलिटी, जो अगर हम देखें सॉलिड की सॉल्वेंट के में 3 फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है। अगर वो पोलर है तो डिजॉल्व हो जाएंगे, अगर दोनों के नेचर नॉन पोलर है तो डिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि अगर प्रोसेस हमारी जो है सॉल्यूट को सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाने पर तो अगर प्रोसेस आ रही है कैसी आ रही है, एंडोथर्मिक हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना भी प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, प्रेशर का सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यह उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छे से दिमाग रखिएगा कि ये फैक्टर पेपर में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल्स लगा के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला जो है फैक्टर सॉल्युबिलिटी का, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या रहेगी। solubility of a gas in a solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid। तो अगर हम इसमें देखें जो मेन हमारा टर्म रहेगा, इसमें क्या रहेगा टर्म कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में कब रहेगी कि नहीं रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी। When temperature increases, solubility of a gas, solubility of a gas in a liquid decreases। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो सॉल्यूशन से जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और जो है जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम दिमाग रखेंगे प्रेशर का। प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर में एक हेनरी लॉ लगता है, प्रेशर में P = KH(X) ये लगता है। अगर PA कोई जो है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं PA, तो उसका जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हम कह सकते हैं PA प्रोपोर्शनल टू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, तो उसके मोल फ्रैक्शन पर हेनरी लॉ है। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। जनरली सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाती है और वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये आपको हेनरी लॉ पढ़ना पड़ेगा, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। जो पर्टिकुलर गैस का एक जो है वाटर के लिए इनके कांस्टेंट बुक में दिए गए हैं, वो आप लर्न भी कर सकते हैं। गैस का पर्टिकुलर कोई गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसेस के जो है हेनरी कांस्टेंट जो है पर्टिकुलर वाटर में जो है वाटर में क्या उनकी जो है हेनरी कांस्टेंट लगेंगे, वो आपको जो है बुक में दिए गए, वो लर्न कर लेंगे, जिससे आपको जो है क्वेश्चंस में इजी हो जाए। आपको इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टर्म अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। तो ये हेनरी कांस्टेंट जो है इसमें लगता है। तो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा मोल, जैसे जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उस गैस का पर्टिकुलर लिक्विड में उतना ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट होगा, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और लिक्विड समझ सकते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, इस फैक्टर पर आप जो है आपको न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और फॉर्मूला भी 0.78 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यूज़ वगैरह भी पूछी जा सकती हैं, जो आप बुक से लर्न कर सकते हैं। कुछ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर जो है ख़त्म होता है। इसके बाद में जो आता है टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट्स लॉ आता है
और राउल्स लॉ वेपर फेज में भी आता है और लिक्विड फेज में भी आता है। तो राउल्स लॉ की बात करते हैं यहां पर। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स। राउल्स लॉ किसके लिए हो जाएगा? फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स। फॉर बाइनरी मिक्सचर अगर हम ले लें, मिक्सचर अगर हम कोई बाइनरी मिक्सचर लेते हैं, फॉर बाइनरी मिक्सचर, फॉर बाइनरी मिक्सचर A एंड B लिक्विड्स, बी वोलाटाइल लिक्विड्स अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो होता है क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? किस पर डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। पी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉर है ना। और पी बी क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी पी बी नॉर हो जाएगा। पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी पी बी नॉर। तो इस तरीके से जो है हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है, ए और बी दो लिक्विड हैं, उनको मिक्स कर दिया गया तो एक का हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं और जो कि डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के। और उसकी प्रोपोर्शनलिटी अगर को फैक्टर को हम हटाएंगे तो पी एन और लगाएंगे। पी एन और क्या होगा यहाँ पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो है कंपोनेंट या प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ जो है प्योर लिक्विड ऑफ ए के लिए अगर हम प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर देखेंगे तो ये होगा और बी के लिए प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर ये होगा। ठीक है। अब पी टोटल अगर निकालना हो तो पी टोटल निकल आएगा। पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। इसको हम कह सकते हैं एक्स ए पी ए नॉर प्लस एक्स बी पी बी नॉर। ठीक है। एक की अगर वैल्यू दी गई, एक मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया तो यहाँ 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी और पी ए नॉर प्लस एक्स बी पी बी नॉर। यहाँ से पी टोटल आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पर न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं पेपर में। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको जो है दिमाग पे रखना है। इसके बाद में जो आपका जो जाएगा फैक्टर, अगर हम देखें तो वेपर फेज के लिए अगर हम देखें, ये लिक्विड फेज के लिए राउल्स लॉ था, अगर वेपर फेज के लिए अगर हम देखें तो हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वेपर फेज में, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू क्या होगा? पी ए अपॉन पी टोटल, पी टोटल। या फिर हम यहां से कह सकते हैं पी टोटल, या फिर हम यहां से कह सकते हैं पी ए इक्वल टू वाई ए पी टोटल। और इसी तरीके से पी बी क्या हो जाएगा? वाई बी क्या हो जाएगा? वाई बी क्या हो जाएगा? पी बी अपॉन पी टोटल। और इसको हम कह सकते हैं पी बी इक्वल टू वाई बी पी टोटल। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको दिमाग पर रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, दिमाग पर रखने हैं आपको। पार्शियल प्रेशर निकालने हैं अगर किसी लिए वेपर फेज में तो वो उसका मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज एंड पी टोटल। इससे आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने दिमाग में रख लिए होंगे फॉर्मूले, आपको जो है क्विक रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेंगे। जो हम आज वीडियो बना रहे हैं उसको आप अच्छे से दिमाग पे एक बार देख लेंगे तो सारे जो है फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल्स दिमाग पे आने लगेंगे, इसलिए इसको जो ध्यान से पूरा देखिएगा। अब इसके बाद में आता है आपका जो है राउल्स लॉ के बाद में आता है आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देख लेते हैं, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिनके
जिनको मिक्स करने पर सॉल्यूशन बनाने पर हीट ना रिलीज हो, ना एब्जॉर्ब हो, ना रिलीज हो। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। वो सॉल्यूशन कौन से होंगे? आइडियल सॉल्यूशन जो क्या सेटिस्फाइड करें, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया हमने, ठीक है, जब मिक्स किया तब हीट निकली और एब्जॉर्ब दोनों क्या होनी चाहिए, ना हीट सॉल्यूशन बनाने पर ना हीट निकली और ना जो है एब्जॉर्ब हुई, ना रिलीज हुई। तो मतलब कैसी होगी? नो चेंज इन हीट क्या होगा? 0 होगा। मतलब जो है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा, है ना। अगर हम पर्टिकुलर पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम मिक्सिंग कराने पर अगर हम वॉल्यूम देखें, अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने ए लिया और 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने बी लिया है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, ना कि वॉल्यूम 100 से अबव आए ना 100 से कम आए। ठीक है, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या रहेंगे? अगर हम दो ए और बी मान लें, अगर सॉल्वेंट ए को हम सॉल्यूट मान लें और बी को हम सॉल्वेंट मान लें, तो इनके बीच में ए और बी और ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होने चाहिए? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होने चाहिए? आर सेम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये सेम रहता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 रहेगी और डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 रहेगी। रेयरली कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि आइडियल होते हैं, लेकिन नियरली आइडियल होते हैं। एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन तो कोई होता ही नहीं है, नियरली आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब उसको उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में, मतलब नेग्लिजिबल आएगी वैल्यू, तो उसको हम आइडियल मान लेंगे। ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है, उनके एग्जांपल आपको जो एनसीईआरटी में दिए गए वो लर्न करने पड़ेंगे। वो एग्जाम्पल हम आपको लिखवा भी दे रहे हैं, वो आप ध्यान रख लें। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे? बेंजीन और टॉल्यूइन का रहेगा, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन का रहेगा और हेक्सेन और हेप्टेन का रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, उसके बाद में दूसरा रहेगा हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, तीसरा कौन सा रहेगा? क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इनको जरूर याद कर लें। ये आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको जरूर याद कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रखे जाएंगे बोर्ड पेपर में। एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। कौन से जो आपके थ्योरी वाले टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल्स तो एनसीईआरटी के कहीं से भी बेसिस होंगे, जो है एनसीईआरटी बेसिस, लेकिन उनकी वैल्यूज कुछ भी रखी जा सकती हैं। तो आपको जो है ये एग्जाम्पल दिमाग पे रखने हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इनमें सब में? सॉल्वेंट के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका कौन सा रहेगा? जिनमें ये चीज़ें फॉलो ना करें, मतलब इनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम ना हो, डेल्टा एच मिक्सिंग वगैरह। तो इनके बारे में आप जो है इनके एग्जाम्पल्स भी बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके ये रहेगा। अब अगला देख लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या रहेगा? वो सॉल्यूशन जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहे? डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहे? ए अगर हमारा सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट है, तो ए और बी और ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
attractions are not same, are not same, not same। तो इनके पीछे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं रहेंगे। ए सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के पीछे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं रहेंगे। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वहां पर कैसा डेविएशन होगा, जाके नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वहां पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इस तरीके से डेविएशन आ जाएंगे। यहां पर दो तरीके के डेविएशन पढ़ने को मिलेंगे आपको। यहां पर जो राउल्स लॉ है वो फॉलो नहीं करेगा। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो राउल्स लॉ, नॉट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें दो तरीके के डेविएशन आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होगा, जहां पर वेपर प्रेशर बढ़ जाए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाए, मिलाने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाए, कम हो जाए। पहले जैसे कि हम एग्जांपल अगर पॉजिटिव डेविएशंस में एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन से रहेंगे हमारे एग्जांपल, आप लोगों ने याद किए होंगे। दो एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं, कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन और क्या दे रखा है, इथेनॉल इन एसीटोन। तो अगर हम देखें, अगर हम इनको इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और इन एसीटोन, ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो इथेनॉल, इथेनॉल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एसीटोन, एसीटोन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कैसा था, वो कैसा था, ज्यादा था, है ना। अब इनको मिलाने पर, जब इथेनॉल को एसीटोन में मिलाया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिससे क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां कंडीशन क्या आ जाएगी, पी टोटल आपका किससे ज्यादा रहेगा, PA प्लस PB से ज्यादा रहेगा। राउल्स लॉ से जो प्रेशर, जो हम टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे उससे ज्यादा प्रेशर रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कौन कौन सोल्यूशन, इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3CO CH3, और इसको क्या बोलेंगे, CH2। तो CH2 प्लस एसीटोन, और इथेनॉल का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या रहेगा, C2H5OH। ठीक है, तो इनके जो ये सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मतलब जब इनको मिला देते हैं, इथेनॉल को जब हम एसीटोन में मिला देते हैं तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कम हो जाता है, जैसे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और डेविएशन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ना मतलब जो राउल्स लॉ से प्रेशर आता है तो सॉल्यूशन का, उससे ज्यादा प्रेशर जो है ये क्रिएट करने लगता है, तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशंस में क्या, नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशंस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम रहेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, फिनॉल, फिनॉल C6H5OH, C6H5OH प्लस एनिलीन, एनिलीन C6H5NH2। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन, एसीटोन CH3CO CH3। ठीक है, और प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो इनमें क्या रहेगा, अब इनके क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अगर मिलाते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है।
फिनॉल को जो है डिजोल्व करते हैं एनिलीन में, इनको मिलाते हैं तो फिनॉल से जो H+ और इसका N के बीच में, नाइट्रोजन और N के बीच, N और H के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। वैसे इसमें भी है, आप देख सकते हैं कि एसीटोन का आपने बुक में देखा होगा, एसीटोन का जो है इस तरीके से रहता है और CH-Cl3 इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लगती है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग की वजह से क्या होने लगता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, P टोटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राउल्ट्स लॉ के ऑब्जर्व Pa और XA से P+ Pb और XB से ये कम आने लगता है वेपर प्रेशर। तो यहां पर ये नेगेटिव डेविएशन शो करने लगते हैं। ये एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, फिनॉल एंड एनिलीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेविएशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आने की संभावना रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर ऑब्जर्व हम करेंगे वो कम रहेगा और राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन उसकी रहेगी और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड पेपर में आपको ये क्वेश्चंस सही ही जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें आता है, अगला टॉपिक आता है एजियोट्रॉप का। एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्या होता है, मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन एंड boiling like a pure liquid, boiling like a pure liquid, वो एजियोट्रॉप होंगे। दो तरीके के एजियोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में कौन सा एग्जाम्पल रहेगा आपका, 95% इथेनॉल इन वाटर, 95% इथेनॉल, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 95 ग्राम आपका मिथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा और 5 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो ये इस कंपोजिशन में जो होगा क्या होगा, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब जो एजियोट्रॉप का मतलब क्या हो जाता है, बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, मतलब जिनके जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड इसको मान लेते हैं, वाटर को मानते हैं। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 373, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 100 डिग्री। जिनके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो वो एजियोट्रॉप होते हैं। तो अगर हम इस 95% इथेनॉल का मिक्सचर, अगर हम इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, तो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, तो ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लेस देन 373 और क्या कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। मतलब अगर हम ये मिक्सचर लेते हैं, इतनी कंपोजिशन पर लेते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 से केल्विन से कम रहेगा या 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा 351, 353 इस तरीके का रहेगा, है ना। इतना कम नहीं हो जाएगा कि 250 रह जाएगा। 373 से 351, 360 इस तरीके के जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आएंगे। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आपका एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 इन वाटर। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 68 ग्राम अगर हम वाटर HNO3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम
वाटर हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, इस कंपोजिशन पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट greater than 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ जाके, मतलब जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लाइक 390 395 इस तरीके से केल्विन रहेंगे। अगर हम HNO3 का मिक्सचर लेते हैं तो लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 के आसपास रहेगा, 391 के आसपास, मतलब ये 373 से थोड़ा ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा कि ये मतलब जो है 450 क्रॉस कर गया, 450 425 होगा, ऐसा नहीं रहेगा केल्विन में। और मतलब ये रहेगा 370 390 395 के आसपास रहेगा, या फिर जो है 370 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। तो इस तरीके के जो जिनकी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हैं, जो इनके इस कंपोजिशन पर इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने रहेंगे, कितने रहेंगे, 370 से थोड़ा सा ज्यादा। ऐसे एजियोट्रोप, जिनके ऐसे एजियोट्रोप कैसे रहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये आपको दिमाग में रखने हैं एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं, NCERT के एग्जाम्पल हैं, आप इनको बोर्ड में पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, इनके ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे अलग नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसके बाद में आपका आता है, एजियोट्रोप वाला पार्ट खत्म हो गया, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट रह गया, उसको और बता देते हैं आपको। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये रहेंगे आपके टॉपिक। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझनी है, जिन पे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आएंगे। इन पे 100% क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसी न किसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे 100% क्वेश्चन आएगा। तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉर माइनस PS अपॉन P नॉर इक्वल टू X2 या फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर N2 आपका बहुत कम है, N1 से बहुत कम है, तो आपका हो जाएगा ये N2 अपॉन N1। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो क्या कंडीशन रहेगी, N2 अपॉन N1 हो जाएगा। यहां पर आपको आ जाएगा W2 अपॉन M2 और W1 अपॉन M1, तो ये हो जाएगा W2 इंटू M1 और W1 इंटू M2। ये P नॉर माइनस PS और अपॉन P नॉर, तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉर माइनस PS क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा तो उसका जो है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू हमेशा ही P नॉट से कम होगी, P नॉट हमारा ज्यादा रहेगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया। कैसा मिलाया, नॉन वोलेटाइल, जो कि वेपर ना तो खुद बनाता है और ना
सॉल्वेंट में मिलने पर सॉल्यूशन को ज़्यादा बनाने देता है। ठीक है, तो वो पी नॉर माइनस पी एस अपॉन पी नॉर, तो इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारा, अगर हम इसको पी नॉट से डिवाइड करें तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाता है। क्या हो जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया तो डायरेक्ट आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया रखा तो डायरेक्ट आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अगर सॉल्वेंट का दिया है तो 1 माइनस x1 रख देंगे यहाँ पर, है ना, 1 माइनस x1 रख देंगे, उससे आपका निकल आएगा पी नॉट माइनस पी एस। और अगर आपको मोल्स दिए गए तो मोल्स को डिवाइड करके निकाल। अगर सॉल्यूशन आपका बहुत डाइल्यूट, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा, सॉल्यूट बहुत कम है, तो N2 वाले टर्म्स को जो है हम नीचे जो है निगलेक्ट कर देंगे, N2 अपॉन N1, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1, जिससे आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले को समझ सकते हैं। इनकी चीज़ों को W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद का आता है टॉपिक आपका, इसके बाद का आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी। और N2 क्या रहेगा? N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहां पर आपको जो है मोलर मास दिया जाता है तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 VRT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूट का वेट दिया जाता है और मोलर मास दिया जाता है तो W2 अपॉन M2 VRT हो जाएगा फॉर्मूला। इस तरीके से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रहेगा इसी, R रहेगा गैस कांस्टेंट। अगर आपने जो है गैस को, अगर आपको प्रेशर निकालना है, किस में निकालना है? बार में निकालना है, तो R को भी हमें बार वाला यूज करना पड़ेगा। 0.083 है ना, 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स लेंगे। अगर आर हमको जो है, अगर हमें प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किस में निकालना है? एटमॉस्फेयर निकालना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखेंगे। ठीक है, तो ये दो ही यूनिट आपकी यहाँ पर गैस कांस्टेंट की यूज होंगी। आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम एट गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर दो सॉल्यूशन है जिसको हमने एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 माना, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन कैसे होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। और यहां पर टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? दोनों के लिए सेम रहेगा। तो पाई 1 इक्वल टू C1RT और पाई 2 इक्वल टू C2RT हो जाएगा। तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। यहां से आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। C1 इक्वल टू कंसंट्रेशन निकाल के, और कंसंट्रेशन में भी आपका N1 अपॉन V और N2 अपॉन V दोनों के निकाल के आप वॉल्यूम भी सेम रखते हो, N1 इक्वल टू N2 निकाल के आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। N1 इक्वल टू N2, यहां से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। N1 अपॉन V और N2 अपॉन V, दो सॉल्यूशन के लिए मोल्स दोनों के, तो V से V कट जाएगा और N1 इक्वल टू N2 निकाल लेंगे आप। तो इस तरीके से इनके आइसोटोनिक सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मोल्स दोनों के इक्वल हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेट सॉल्यूट है उसके मोल्स और दूसरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके मोल्स इक्वेट करा दें, उससे आपको मोलर मास वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर N1 वगैरह मोलर मास वगैरह निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से इसके आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जो है न्यूमेरिकल्स और उनकी कंडीशंस को आप याद रख सकते हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है?
बार या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहेगा, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा टीबी से करते हैं। ठीक है, तो ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉर। ठीक है, और या फिर डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है, मोलैलिटी होती है। यहाँ पर जब मतलब क्या होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, टीबी बढ़े, टीबी ज़्यादा होगा हमेशा किससे, टीबी नॉट से। हमेशा ही कंडीशन याद रखिएगा, टीबी हमेशा ही टीबी नॉट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मोलैलिटी यूज कर सकते हैं डेल्टा टीबी हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मोलैलिटी टर्म्स भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर के ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000। मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दिया हमने यहाँ हो जाएगा W1 इंटू M2। तो इस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। वेयर क्या हो जाएगा, वेयर के बी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एलिवेशन वेयर के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना था, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी यूनिट को भी हम निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट इसकी क्या होगी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम से अगर हम निकालें यूनिट इसकी, तो के बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो ये हो जाएगी केल्विन, और इसकी होगी मोल पर केजी, तो हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये हो जाएगी यूनिट, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, यहां से यूनिट भी आ जाएगी इसकी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां से हम इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, एलिवेशन कांस्टेंट किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट दी जाती है, उसकी निश्चित होती है वैल्यू, वो जो डेफिनेट वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ नॉर माइनस टी एफ। यहाँ हमेशा ही टी एफ नॉर ज़्यादा रहेगा टी एफ से, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी। और जो प्योर सॉल्वेंट हमारा रहता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, उसको फ्रीज करने में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करना पड़ता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, तो इसको ये भी उस पर मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना। यूनिट भी यहाँ पर सेम रहेगी, है ना। के एफ क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, डेल्टा टी एफ यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूले आप दिमाग को रख सकते हैं और इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, के एफ यार के एफ क्या है यहाँ पर, इसके भी एक नाम है इसका, के एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इस क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट क्या रहेगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट रहेगी। तो इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने समझा दिया है, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इनके फॉर्मूले को आप दिमाग रख सकते हैं। बस आपको दो चीज़ें और बतानी है कि अगर डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपोराइजेशन के अगर कोई फार्मूले आते हैं तो वो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वो आप जो है याद कर सकते हैं। उनके फार्मूले को भी हम बताते हैं, के एफ और के बी कैसे निकालना है, और वहाँ पर गैस कांस्टेंट क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, वो फार्मूले और आपको बताते हैं। तो आपका ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है के एफ कैसे निकालेंगे और के बी कैसे निकालेंगे, तो वो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो के एफ कैसे, मोलर सॉल्वेंट के लिए के एफ कैसे निकालेंगे, तो गैस कांस्टेंट R m1 TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H, ठीक है। और के बी अगर हम देखें, के बी निकालें तो R m1 TB स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा फ्यूजन H, डेल्टा फ्यूजन की जगह नहीं वेपोराइजेशन होगा, डेल्टा वेपोराइजेशन H, ठीक है। तो ये आपका यूज हो जाएगा। यहाँ पर R आपका गैस कांस्टेंट रहेगा, R गैस कांस्टेंट जहाँ पर R की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अगर हम जूल में लेंगे तो क्या लेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा वेपोराइजेशन H रहेगा वो आपका जो है जूल में आएगा, ठीक है। तो जूल में R यहाँ पर हम रखेंगे। m1 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और TB क्या होगा, एलिवेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और TF क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपको जो है यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया जाएगा और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया जाएगा, अगर ये न्यूमेरिकल इस पर आते हैं। सॉल्वेंट के लिए के एफ और सॉल्वेंट के लिए के बी निकालने के लिए ये न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हो। तो पूरा टॉपिक हमने आज आपको कवर करा दिया है सॉल्यूशन का, जो कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं लगेगी, और आप एक शॉट में आप इसको जो है पूरा अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं और अच्छे से मेमोरी रख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट थे एनसीईआरटी के, सब एग्जाम्पल्स हमने करवा दिए हैं। आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, और इस नंबर से 6 नंबर या 5 नंबर के जो भी पोर्शन आएगा, उम्मीद है कि 6 नंबर का आएगा, तो वो आपका कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक और वीडियो को देखें और जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।